जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं बहुदलीय हिंदी का फर्स्ट अध्याय श्रम विभाजन जाति प्रथा। इस चैप्टर 1 शॉर्ट करने वाले हैं। 1 शॉर्ट का मतलब यह है कि एक क्लास में ही एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आप सभी का न ऑब्जेक्टिव न सब्जेक्ट कुछ भी नहीं छूटेगा। इसीलिए आप सभी को यह 1 शॉर्ट कराने वाले हैं फर्स्ट अध्याय गोधुली। देखिए फर्स्ट चैप्टर का जो हिंदी के गोधुली के फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका सभी लेखक परिचय जानेंगे और सभी इसका विवरण जानेंगे, किस तरह से यह चैप्टर है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ डिटेल है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेखक परिचय फर्स्ट नंबर जानते हैं, फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका क्या जानते हैं, पहले लेखक परिचय कौन लिखा है, इसको किसके द्वारा लिखा गया। इसका लेखक परिचय का बोलने का मतलब कि लेखक का सारा इंट्रोडक्शन लेना है। कब इसका जन्म होता है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका माता का नाम, उसके पत्नी का नाम, कब इसका मृत्यु होता है, सभी इसके बारे में जानने वाले, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। पहले देखो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म कितने में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कितना, 14 अप्रैल 1891। इसका कहाँ जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू एक दलित परिवार में था। दलित करने के मतलब एक छोटा परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था, एक छोटा परिवार। यदि ये कौन सी जाति का था, ये महार जाति। महार जाति किसको रहती है, जैसे डोम चमाना था उसी को बोला जाता है महार जाति, ये डोम जाति। जिस कारण से इससे सभी लोग क्या करता था, जब बड़ा बड़ा जात के सब लोग ने भिन्नता करता था। ठीक ना, इसका सारा इंट्रोडक्शन जानेंगे किस तरह से। इसके माता का नाम क्या है, भीमाबाई। भीमाबाई इसका माता का क्या नाम है, भीमाबाई। और पिता का नाम जो है रामजी सकपाल है। पिता का क्या नाम है, रामजी सकपाल। ये आप सभी को पता हो गया होगा कि पिता का नाम और माता का नाम। ठीक, अब देखो इसका शादी कब होता है, यानी कि विवाह बोलते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जो शादी होता है 1906 में, और उसकी पत्नी का क्या नाम था, रामाबाई के साथ। उसकी पत्नी का क्या नाम था, रामाबाई। ठीक, और देखो ये मैट्रिक पास कितना ईस्वी में क्या था, 1907 ईस्वी में। लेकिन शादी हुआ था 1906 ईस्वी में, लेकिन शादी हुआ था 1906 में, मैट्रिक पास किया क्या 1907 ईस्वी में। ठीक ना, इसका सारा इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्योंकि देखो ये दलित परिवार में होने का बावजूद है कि इसको बहुत जिंदगी में कठिनाइयाँ हैं। यदि इससे कहा, यदि जीवनी जाना ये ना लगेगा कि हम सबको कठिनाई दुनिया में कुछ नहीं है, जिसको इतना कठिन तपस्या करके भी अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ा। और इसका पढ़ाई के साथ साथ देने वाला बहुत सा भी व्यक्ति था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले होता है कि अपना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यदि आप अपना कठिन परिश्रम करते करते आगे बढ़ते, तभी आपको कोई सपोर्ट देने वाला भी मिलते हैं। ठीक ना, इसके बारे में देखिए जानते हैं। फर्स्ट में इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो ये बताया गया है किस तरह से करना है। श्रम मतलब क्या होता है, काम, और विभाजन में क्या था, बांटना। और जाति प्रथा मतलब कि जाति के आधार पर। इसका ये जो कहने का मतलब ये था कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये अपना सभी जाति के आधार पर काम इसके समाज में बांटता था। किसके आधार पर बांटता था, जाति के आधार पर। यदि उसका कुछ और भी लोग का टैलेंट ही है, लेकिन उसका जो जात वही कम देगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं था, इसका कहने का मतलब ये है कि जिसको जो चीज़ कम में टैलेंट ही है वह उसको कम दीजिए, ये कि नहीं कि जाति के आधार पर। क्योंकि इसके आधार पर इसके माना कि इसको संविधान लिखने से पहले, इसको प्रतिबंधित होने से पहले, जिस समय ये बच्चा ये अपना पढ़ता था, उस समय इसके स्कूल में इस तरह से शिक्षा दिया था ना, इसके रूम के अंदर नहीं जाने देता था। इसको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। यदि रूम के अंदर चला गया तो सभी विद्यार्थी भाग जाता था, कहते कि इसके साथ नहीं रहेंगे। इसको पानी पिलाता था ना, ढार के पिलाता था, अपने से गिलास में छूने देता था। दूसरा, मंदिर के पास गुजरता था तो मंदिर से उसको पूरा मंदिर धोना पड़ता, इसलिए जिस कारण से इसको जिस रास्ता में मंदिर रहता था उस रास्ता से इसको गुजरने नहीं देता था। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इतना कष्ट दिया, इतना समाज ने इसको तड़पाया है। लेकिन ये सोचा यदि हम अभी किसी भी कष्ट में यदि हम नहीं करते, इसी तरह मेरे समाज में, मेरे जात में सब दिन ये कष्ट देता रहेगा। इसलिए हम सभी क्या करते हैं, जिस कारण से ये अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना पढ़ाई में लगा रहा, जिस कारण से अपने देखो अभी इसका ही दबदबा है। उनका भी संविधान का जन्मदाता है, जो संविधान का जनक बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसको एक देश का नहीं संविधान याद था, इसको 64 देश का संविधान याद था। और 64 देश से जो इम्पोर्टेंट रहता था उसको सभी के इंक्लूड करके वे अपने देश का संविधान बनाता था। न पूरा हार्ड हो सकता है, न पूरा लचीला हो सकता है, एक मीडियम में एक
जैसा बनाया था कि कहीं भी किसी भी समाज में किसी को दिक्कत नहीं हो सकता हमारे ये संविधान से, जिस कारण से अभी नियम कानून कोर्ट कचहरी जितना भी चलता है इस संविधान के अनुसार ही चलता है। और ये संविधान कौन लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए बोला जाता है संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए जानते हैं फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है? ये निबंध है। ये बोलेगा कौन सी बात है, ये लिखा है, ये क्या चीज लिखा है? एक निबंध के तौर पर लिखा है, ठीक ना। कहता है कि मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? इस चैप्टर में मानव मुक्ति के प्रोधा, मानव को आजादी करने वाला किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो ये गरीब एक परिवार का था और ये अपना गरीब के लिए बहुत जान लगा के काम करता था। जितना समाज अपना छोटा परिवार को लेता है ना, इसीलिए कहता है मानव मुक्ति प्रोधा, मानव के सबसे अच्छा अधिकार दिलाने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। अब भी इस तरह से संविधान बना दिया गया ना कि अभी किसी को एक क्षण भी दिक्कत नहीं सकता। भले यहाँ समाज में दिक्कत नहीं देता है गरीब को, लेकिन वो अपने नियम कानून के अनुसार वे एक भी क्षण दिक्कत या अपना प्रॉब्लम नहीं दिलाता है। यदि जिसको समाज में दिक्कत होता है या किसी को मजाक उड़ाता है गरीब के कारण, किसी को स्कूल में नहीं बैठने देता है, तुरंत इसके ऊपर यदि संविधान के अनुसार चलेगा, यदि कोर्ट का चल जाएगा, तुरंत आप सभी को क्या कहें, निर्णय करेगा। इसी कारण से ये अपना बता ही दिया है कि किस हम इस तरह से संविधान बनाएंगे ना कि कहीं भी किसी को, हमको तो कठिनाइयां करना पड़ गया, लेकिन आज के बाद किसी को कठिनाइयां नहीं करना पड़ेगा इस समाज में। इसीलिए ये अपना संविधान उस तरह से बनाया है। कहता आगे देखो, इसके कहते हैं किसके प्रोत्साहन राशि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहां से फिर लंदन गए थे। ये जो अपना उत्साह मन का प्रोत्साहन, किसके प्रोत्साहन राशि पर? ये जो उत्साह प्रोत्साहन राशि में ना था कि उसकी मदद से ये अपना न्यूयॉर्क गया था और लंदन गया था। किसके? पढ़ाई करने के लिए। किसके मदद से गया था? यहाँ पर देखो बड़ौदा नरेश के, एक तरह से होता है ना, सभी व्यक्ति एक ही जैसा थोड़ा होता है। बड़ौदा नरेश एक शिक्षक की तरह, एक अपना ईमानदारी की तरह ये अपना निभाता था। किसके साथ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये अपना बहुत सा अच्छा स्टूडेंट मानता था, बहुत अच्छा स्कूल बनता था, इस तरह से बच्चा मानता था। इसके साथ कोई भी इसको नहीं, इसको जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता था, इसको कोई भी नहीं किसी को मानता था। जिस कारण से ये अपना उच्च प्रोत्साहन आगे पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था? न्यूयॉर्क गया था और ये लंदन गया था। किसके प्रोत्साहन राशि दिलाने के बाद? बड़ौदा नरेश के अनुसार। बड़ौदा नरेश ने उसका प्रोत्साहन राशि दिलाया, जिस कारण से कुछ पैसा हुआ, जिस कारण से अपना पढ़ाई कहाँ जाके किया था? न्यूयॉर्क और लंदन में जाके किया था, ठीक ना। आगे तो कहता है भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? देखो होता है ना कि जो जिसको ज्यादा मानता है ना उसकी क्यों उसके बारे में चिंता कर, जैसे अपना अपना मन लोग अपना माता पिता रहता है, जहाँ भेजता है या कोई भी पैसा अच्छा देता है तो उसका अपना चिंता रहता है ना, उसी प्रकार इसका जो प्रेरक व्यक्ति था वो चिंतन व्यक्ति और रचनात्मक, इसके बारे में जो हमेशा सोचता रहता था कि डॉक्टर भीमराव कुछ अच्छा काम करेगा, इसको पढ़ा रहे हैं, इसको लिखा रहे हैं, इसको मदद कर रहे हैं, उसका रचनात्मक और चिंतन व्यक्ति कौन ज्यादा करता था? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। ये तीन को व्यक्ति थे इसका, बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले। ये जो व्यक्ति थे इसका ज्यादा चिंतन भी रखता था, किसका ध्यान रखता था? किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जब ये बचपन में था, ये बच्चा का, ये जिस समय बचपन के अपना पढ़ाई कर रहा था, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये ज्यादा ध्यान रखता था किसके ऊपर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही कहता है कि इसका जो कहता है कि भीमराव अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? इसका सीधा बोलना है कि बुद्ध या कबीर और ज्योतिबा फुले। ये ऑप्शन में दे देता है, इसका 4 का ऑप्शन हटा देगा और एक ऑप्शन इससे दे देगा, तो आप बना सकते हैं। आगे देखो 5 नंबर कहता है कि भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है? देखो है ना ये क्वेश्चन, कहता है कि भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तरह से बनाया है ना, इसीलिए इसको संविधान के जनक भी बोला जाता है, उसका हम भूमिका भी बोला जाता है, ठीक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956 में इसका मृत्यु हुआ था और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना, मृत्यु कितना? 1956 में, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डायरेक्ट उनको पूछेगा कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे है कहता है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है ना। आगे देखो बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ये सभी अपना पुस्तक की तरह इस तरह से लिखा था पुस्तक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका संपूर्ण वाग्मय कितने खंडों में? ये 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में बांटा गया, ठीक ना। आगे देखो कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर ने के किस भाषा से लिया गया? किस भाषा से लिया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किस भाषण से लिया गया? भाषण होगा। किस भाषण से लिया गया? किस भाषण से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिया गया। कहता आगे बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ये पहले दूसरा भाषा में लिखा हुआ था, मान लो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा। इसका जो हिंदी में अनुवाद किया कौन किया था? ललई सिंह यादव ने। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है और पूछता भी है। कहता बाबा साहब के विख्यात भाषण जो खतरनाक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? इसको हिंदी में कौन बनाया था? ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव ने। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा, जाति का आधार। देखो मुख्य कारण है भारत में बेरोजगार होता है ये जाति का आधार पर। मान लो किसी को जो काम में है, मान लो एक तरह से बोले ना कि एग्जाम्पल देखे, जिसको एक तरह से मान लो कि ये नाई जात का कोई आदमी है, यह व्यक्ति है, ठीक है। नाई जात का उस गांव में पूरा नाई ही जाता है, ठीक। इसको तो बोलेगा कि जैसे मान लो कि नाई जात को ठाकुर से बोलते हैं, मान लो कि इसको इस तरह से पूरे गांव में बहुत सा ठाकुर जाता है और उसके गांव में यदि वह नाई का काम ही खाली करेगा तो इसका कितना पेट भरेगा? भर सकता है। मान लो कि बहुत सा अपना अपना जात रहता है कैटेगरी का, जिसको जो जात है वही कम करेगा तो अपना गांव में सब ने वही कम करेगा तो उसका पेट भरेगा? ज्यादा एगो दोगो का धंधा प्रचलित होगा, ज्यादा मात्रा में चलेगा। तो इसके आधार पर ये बात बोलता है, ये कहता है कि जो ज्यादा करके भारत में जो बेरोजगारी है किस कारण से? यही कारण है। मान लो कि जिस गांव में एक ही जात का ज्यादा है तो सब ने एक ही धंधा करेगा तो उसका तो चलेगा नहीं चलेगा तो वहाँ क्या होगा? बेरोजगार उत्पन्न होगा। और दूसरा धंधा यदि कम रहेगा भी तो वो करने नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा कि तुम छोटा जात के हो, तुम जो जात का हो वही कम करो, दूसरा तुमको कम करने का जरूरत नहीं है। जिस कारण से क्या होता है? धीरे धीरे भारत में बेरोजगारी का बढ़ते जाता है, जिस कारण से भारत में क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जाति के आधार पर कम कभी नहीं बढ़ रही, कुछ हिस्सा में बांटना चाहिए। ये भी ठीक है कि मान लो कि किसी को भी कुछ जाति आधार पर कम बांटा है तो ये भी सही है, लेकिन ये पूरी इसको भी हक नहीं होना चाहिए कि तुम जो जात है वही कम करना चाहिए। तुमको जो हक है, जो तुमको आता है कम, वही चीज करना चाहिए, तब उसका कुछ बेरोजगारी खत्म हो सकता है, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति के प्रथा के पर भी जो विभाजन करता है कम के, जो तुम जो जात है वही कम करो, इसी कारण से भारत में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक ना। आगे देखो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? कहता है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखो अपना जो रुचि है, जो अपना रुचि के आधार पर जो कम करता है वो नहीं होने के कारण इसीलिए कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि वे रुचि के आधार पर अपना कम नहीं बंटवारा करता है, जो जिसका जो रुचि है वो कम नहीं देता है, जिस कारण से क्या होता है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक ना। रुचि के आधारित पर यदि अपना कम हो जाएगा तो उतना बेरोजगारी होबे नहीं करेगा, ठीक ना। आगे देखो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देखो इस तरह से रहता है ना, भाईचारा के आधार पर इस तरह से होना चाहिए ना। आदर्श समाज बनाना है और स्वतंत्रता समाज बनाना और समानता और भाईचारा के आधार पर बनाना है। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। क्यों बोला? देखो एक आदर्श समाज बनने के लिए एक मिलजुल कर रहना पड़ता है, एक स्वतंत्रता समाज बनाने के लिए मिलजुल कर रहना पड़ता है, ठीक ना। एक समानता मैंने एक बराबर यदि समाज को देखना चाहते हैं तो मिलजुल कर रहना पड़ेगा। एक भाईचारा का मतलब क्या है? एक जैसा दूध और पानी का मिश्रण पता चलता है, दूध ये में पानी मिला देकर पता चलता है नहीं। तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहता है कि इस तरह से रहो समाज में कि किसी को हल्ला गुल्ला, किसी को कहीं चीज कोई चीज दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं हो, दूध और पानी के मिश्रण जैसा बन के रहो, ठीक ना। इसलिए तो ये बात कौन कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। आगे देखो
इसका देखो मुख्य बात जो था इतना को था, और उसके बाद देखते हैं सब्जेक्टिव, और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना उसको भी करा देंगे ऑप्शन के साथ। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस श्रम बाजार जाति प्रथा में मुख्य मुख्य जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसको करा देंगे। उसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, जितना वो करा देंगे। फिर इसके बाद देखो ये सब्जेक्टिव है, ये क्या है सब्जेक्टिव। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है लेखक किस विखंडना की बात करते हैं और विखंडना का स्वरूप क्या है। लेखक आता है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर ने किस विखंडना की बात करता है और लेखक इसका स्वरूप, इसका कहने का मतलब क्या है। कहता है लेखक जिस विखंडना की बात करते हैं वो है जाति का व जातिवाद का। वो किस चीज का है, जातिवाद का। कहता है जातिवाद पोषक भारत में कई ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। देखो बोलता है कि जहाँ तक बहुत से लोग शिक्षित भी है लेकिन तब फिर भी क्या करते हैं, जात के आधार पर देखते हैं। वो जाति अलग है, छोटा जात है, छुआछूत का अंत मानता है, क्योंकि ये छुआछूत कभी भी व्यक्ति से नहीं होता है, कभी भी नहीं होते। लेकिन कुछ शिक्षित होते हुए भी वही करता है, जो लिखा है ना वही लेखक का ये कहना है, भावना रखते हैं। विखंडना का स्वरूप कार्य कुशलता, विखंडना का स्वरूप यह है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम यानी कि काम विभाजन होना चाहिए। विखंडना का स्वरूप यानी कि इसका लेखक कहना है कि स्वरूप कार्य कुशलता, कार्य जिस तरह से उसको कार्य आता है, जिस तरह उसको काम आता है उस तरह से उसको काम करवाना चाहिए और करना चाहिए। श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, न कि जाति के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, क्योंकि श्रम विभाजन जो है ना जाति प्रथा का ही दूसरा रूप विखंडना की बात करते हैं। क्योंकि इसका लेखक का यही कहना है कि कभी भी जाति के आधार पर काम नहीं बांटना चाहिए, कभी भी किसी को जो जात का है वो नहीं, उसका रुचि के आधार पर, उसको कार्य कुशलता के आधार पर जो जिसको कम आता है वो कार्य करना चाहिए, ठीक ना। आगे तो ये कहता है कि लेखक किस विखंडना की बात करते हैं, लेखक विखंडना का स्वरूप क्या है, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। कभी भी किसी को जाति के आधार पर कम बांटना चाहिए, ये किसका कहना है, लेखक का कहना। इसीलिए कहता है कि लेखक किस विखंडन की बात करता है, विखंडन करने के मतलब किस कौम के बारे में ये बात करता है और विखंडन का स्वरूप क्या है। कहता है लेखक जिस विखंडन की बात करता है वो है जातिवाद का। तो किस चीज का है, जातिवाद का। जातिवाद के पोषक भारत में कई ऐसे गांव है, पोषक मतलब अपना पेट भरने के लिए जो भी काम है, रोजगार है, उसको आधार पर बोलता है। इसका पोषक भारत में कई ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग क्या है, शिक्षित होकर भी जात देखता है, बात देखता है कि छुआछूत की भावना देखता है कि छुआछूत करने की इसके छोटा जात है, हम बड़ा जात कभी नहीं सटेंगे, इसको अपने घर में नहीं रखने देंगे, रहने देंगे, आने देंगे, ठीक ना। कहते हैं विखंडन का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। और उसका कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, जिस तरह के जिसको कार्य जो आता है उस तरह से वो अपना काम करना चाहिए। कहते न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा का दूसरा रूप है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक, जातिवाद के उसके पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। कहता है कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में, इस आधुनिक अभी के समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, श्रम की काम विभाजन, काम का विभाजन, काम का बंटवारा को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस कहने का मतलब ये है इसका कि जातिवाद जो पोषक है ना आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए है, कार्य जो काम है उसके लिए होना चाहिए, जो उसको कार्य आता है, जो उसका अपना रोजगार है उसके लिए होना चाहिए। कि श्रम विभाजन का आवश्यक मानते हैं, श्रम विभाजन के काम का बंटवारा आवश्यक मानते हैं कि जिसको जो जात है, इसका कहने का मतलब है कि जो जिसका जात है उसी के लिए होना चाहिए, वे होना चाहिए, लेकिन उतना ही नहीं होना चाहिए कि जिस सभी व्यक्ति को एक ही कमाना चाहिए। जिसको जो रुचि है, जिसको जो अपना अपना है रोजगार आना चाहिए तो वे अपना करना चाहिए, है ना। कि मान लो कि अभी जिसे पढ़ाई कराते हैं, मान लो कि जो छोटा जात रहेगा वो लेंगे, उससे हम शिक्षा नहीं लेंगे, वैसा थोड़ा बात है। इस तरह से होना भी नहीं चाहिए कभी भी। जहाँ से जिसको जो शिक्षा मिलता है, अपना ज्ञान मिलता है, वहां से अपना शिक्षा लेना चाहिए। जो बोलेगा कि जो छोटा जात है, छोटा जात से शिक्षा नहीं लेंगे क्योंकि हम बड़ा जात है,
ऐसा होने पर कभी हो सकता है, कभी आगे समाज बढ़ सकता है, कभी नहीं बढ़ेगा। इसी कारण से वो कहता है कि देखो जातिवाद के पोषक जो इस आधुनिक समाज में है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते, श्रम में कम को बंटवारा आवश्यक मानते हैं, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन, जाति प्रथा भी माना कहता है कि काम का विभाजन का ही एक दूसरा रूप है जाति प्रथा, और इसलिए इसमें कोई दूसरा बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें काम के आधार पर उसका उतना बुराई नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा में बंटवारा रहना चाहिए, लेकिन पूरा हिस्सा में नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से पहले कर दिया था उस तरह से नहीं करना चाहिए, कि काम का भी बंटवारा अपने जाति के आधार पर कुछ मात्रा में रहना भी चाहिए, क्योंकि जिसका जो काम है रोजगार है वो खुद कुछ करेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक की प्रमुख आपत्तियां इसमें क्या है। कहता है जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। देखो जातिवाद इसका कहने का मतलब कि अपने जन्म के आधार पर जन्म होता है, जिस मन की जिस जाति में होता है, किसी मानव का जो जन्म होता है अपनी जाति के आधार पर, उसका तो अपना माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जिसको मान को जो गरीब है उसको यदि कहीं बड़ा कम करने का उसका मौका ही नहीं देगा तो कभी अमीर बन सकता है। उसका माँ बाप का उसका कंडीशन खराब था, माँ बाप उसका गरीब था, उसका बच्चा मान को पढ़ लिख कर यदि अच्छा कोई कम करेगा, बड़ा कम करेगा, तभी तो अमीर हो सकता है। यदि उसको कम करने का कभी हिस्सा ही नहीं देगा, उसको कम करने का कभी भी उसको देवे नहीं करेगा कि तुम कम कर सकते हो बड़ा, तो वो अमीर कहाँ से बनेगा, वो पैसा वाला कहाँ से बनेगा, कभी बन सकता है। जैसे मान लो छोटा जात में है, उसको आगे कहीं पढ़ाई करने के लिए अच्छा स्कूल सब कॉलेज सब एडमिशन ही नहीं होने देगा तो कहाँ से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए कहता है कि अनुसार जीवन भर के लिए क्या बंद हो जाता है, बंधा जाता है कि तुम गरीब है तो गरीब ही रहेगा, तुम जो जात का वही जात का कम करेगा, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर सकता। देखो उसमें यदि रुचि भी होगा, कुछ भी उसमें रुचि के आधार पर कुछ भी के आधार पर कर सकता है, इसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो इसीलिए इसका कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति यही है कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं, कौन है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। काम का जो विभाजन होता है, काम का जो बंटवारा होता है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार होता है। देखो जो मान लो किसी मानव का जो जन्म हुआ तो अपना तो अधिकार नहीं है कि हम बड़ा अधिकार में अपना बड़ा परिवार में हो सकता है जन्म, जो अपना मानव का है वो अपना प्राकृतिक देन है, जो किसी का अपना तो देन नहीं है कभी भी कि हम बड़ा खानदान में पैदा हो सकता है, या हम किसी को जो अपना मानव का है जो अपना पेशे के अनुसार जन्म लेता है उसको भी तो अपना अनुसार होना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ेंगे, कुछ अपना उन्नति करके पढ़ लिख के या कुछ भी अपना धंधा करके कुछ भी। इसलिए कहता है कि क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर सकता है, वो कभी भी नहीं विकास कर सकता जिसको आगे बढ़ने के लिए, जिसको जाति के आधार पर बांध देगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन हुआ है, कहता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। कहता है कि जाति प्रथा जो है भारत समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कर सकते। इसका तो कहता है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों का एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है। तो कोई अपना सामाजिक विभाजन ही नहीं करता, वो अपना जो गरीब है जो अमीर है, जो अमीर आदमी ने उसको गरीब आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कभी उसको ऊंचा कभी नहीं सोचता है ये भी मानव है हम भी मानव है। तो भले पैसा से अमीर गरीब है लेकिन तब भी सब समाज में क्या करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है। जो गरीब है जो अमीर आदमी है तो अमीर आदमी क्या नीचे देखने की कोशिश, जात एक ही है लेकिन वो गरीब है क्या करेगा, नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ये भारत में ज्यादा प्रचलित है, इसीलिए ऐसा करता है, आदर्श दर्शाता है। कहता है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, तो ऐसा कहीं भी विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन भारत में ऐसा नियम है कि जो गरीब है उसको हमेशा नीचे दिखाने का कोशिश करता है।
ऐसा पढ़ लिख कर आदमी को, व्यक्ति को कहीं भी किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक ना। इसका कहने का मतलब ये है, कहता है भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों और अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, मतलब श्रमिकों मतलब कि कम का विभाजन ही नहीं करता है और अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करते हैं, बल्कि श्रमिक को मतलब कि जो कम करता है, कम को एक दूसरे को उच्च नीच दिखाने या उच्च नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। तो भारत में ये ऐसा नियम है, जो गरीब है उसको नीचा देखने की कोशिश करता है, और विश्व में कहीं भी किसी देश में ऐसा कम नहीं करता है कि जो अमीर है, जो गरीब है उसको सताएगा, दिखाएगा, नीच कोशिश के देखेगा, नीच जाति देखेगा कि ये घटिया है, इस तरह उस तरह से कहीं भी कोई देश में नहीं देखता है। लेकिन ऐसा कहाँ पर नियम है? भारत में नियम है। आगे क्वेश्चन देखो, कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। जाति प्रथा जो है ना, कहता है जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई, इसका क्या कारण है, जो कि जाति का आधार पर बांटने के बाद भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन गया। इसका कहने का मतलब यह है कि कहते हैं कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाता है। या तुरंत इसका क्वेश्चन समझाएं ऊपर में, देखो जो मानव का जाति होता है वो अपना पेशा, जिस तरह पेशा अपना जात होता है, चाहे जिसका उसको जिस तरह से आमदनी है, उस पेशा में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, जिस मानव का जन्म तो वो इसी पेशा में बंधा जाता है। उसको आगे करने का कुछ हक देगा तभी वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं बढ़ सकता है। कहता वह मन पसंद कार्य करना चाहता है। जो व्यक्ति मानव को अलग अलग समाज में जन्म लेता है उसको अपना मन पसंद का काम करना चाहता है, परंतु नहीं कर पाता है, परंतु कर नहीं पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। देखो जिसको अपना मन चाह कम करना चाहेगा उसको कम करने देगा तब ना कर पाएगा। मान लो किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को पढ़ाई का टैलेंट ही ज्यादा है, तो सोचेगा कि हम पढ़ाई कराएंगे, लेकिन उसको पढ़ाई करने ही नहीं देगा, पढ़ाई पढ़ाने ही नहीं देगा, तो कुछ कर पाएगा? आगे देश के लिए विकास कर पाएगा? अपने समाज के लिए विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही बोलता है कि समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की ही अनुमति नहीं दी जाती है। देखो हिंदू धर्म में होता है ना, जाति प्रथा के जो तहत होता है पैसा मैंने अपना काम के आधार पर या कोई भी चीज जो बदलना उसको बदलने की अनुमति ही नहीं देता, उसको काम बदलने की अनुमति ही नहीं देता। तो समाज में आगे बढ़ेगा कहाँ से? जब तक समाज में आगे नहीं बढ़ेगा, जो गरीब है तो गरीब ही रहेगा, जो जिस तरह से पोजीशन है उसी पोजीशन है। मानव में जिस तरह से अपना माता पिता था उसी तरह से रहेगा, क्योंकि एक ही काम में कितने व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखो, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? कहता है कि लेखक के अनुसार आज के उद्योग में और आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न से भी, गरीबी से भी ज्यादा उत्पीड़न ज्यादा समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? लेखक का कहना है कि देखो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जात के आधार पर जो कम बढ़ता है ना उसे सबसे ज्यादा, गरीबी से भी गरीब ज्यादा मानते हैं किसको? जाति को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। इसको क्यों मानते हैं? जाति प्रथा को ज्यादा गरीबी से भी गरीबी मानता है, क्योंकि जिसको जो रुचि है कम करने को, वे रुचि के आधार पर कम नहीं करने देता है, जिस कारण से क्या मानता है? गरीबी और उद्योगों, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानता है? जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन है, कहते लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? कहता लेखक के पाठ के विभिन्न पहलुओं से करने के अनेक प्रकार से पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, जो कि इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, जो कि कम के आधार पर किसी को बंटवारा नहीं देता है। बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि, श्रम कम का अरुचि, जिसको जो आता है वो रुचि के आधार पर नहीं करना, इसलिए श्रम मतलब क्या था? कम, और अरुचि उसको मनपसंद कम नहीं देता है। तथा विश्वास तथा विविधता में श्रम
का भी चुनाव आदर्श तथा सभ्य समाज मानते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यह अस्वाभाविक रूप से क्या करता है, अपने समाज में बंटवारा करता है, एक जो इस प्रकार के अस्वाभाविक श्रम विभाजन करता है और बढ़ती बेरोजगारी में कम करता है। बढ़ते बेरोजगार है और उसको अपना कम का बंटवारा नहीं दे रहा है, अपना रुचि का नहीं दे रहा है, और श्रम और रुचि अपना कम का हिस्सा देता है कि जो कम है तुमको वही कम, जिसको जाति के आधार पर जो कम है वही कम करना है। तथा विविधता में श्रम का चुनाव और आदर्श तथा सभ्य समाज मानते हैं, सभ्य समाज मानते हैं। इस तरह से आप सभी को इसमें क्या करता है, लेखक पाठ में किन प्रमुख पहलुओं की बात करते हैं, इस तरह से अपना पहलू मानता है कि देखो अस्वाभाविक तौर पर मानता है अपने समाज में जिसको जो कम है वही करना है। श्रम विभाजन मानता है कि श्रम का विभाजन कभी नहीं बढ़ने देता है। बढ़ती बेरोजगारी का मानते हैं और श्रम और रुचि को मानते हैं। इस तरह से क्या है उसका पहलू, लेखक का ये पहलुओं से जाति को एक हानिकारक प्रथा बताता है। ठीक ना, आगे तो है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। कहता है महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक मानते हैं। देखिए एक स्वतंत्रता रहता है, एक समानता रहता है अपने समाज के लिए। कहता है एक बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के लिए, हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। भाईचारे का संबंध इस तरह एक दूध और पानी की तरह मिश्रण होता है, उसी तरह भाईचारे का मिश्रण अपना भाई भाई की तरह सभी जाति को मिलजुल कर करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेद भावना मन में नहीं होना चाहिए। कोई भी जात हो, किसी के भी जात हो, या छोटा जात हो या बड़ा जात हो या अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी अपने ये चीज का भावना नहीं रहना चाहिए कि छुआछूत का अंत रहना चाहिए। कोई दूसरा जाता है हमें अलग जाता है, ये कभी भाईचारा में नहीं होना चाहिए। इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए, लेखक का कहना है। तभी हम एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अपना समाज में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तभी तो अपना समाज को एक जैसा नहीं बना सकते। तो एक समाज को एक अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिलजुल कर रहना पड़ता है। तभी कहता है एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। देखो इसको यदि इस तरह से अपना लेते हैं, एक जैसा रहना है, अपने सभी भारत के अपने देशवासियों को एक जैसा मिलजुल कर रहना है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे छोटा जात हो या बड़ा जात हो, एक जैसा मिलजुल कर रहेंगे तभी समाज का क्या होगा, विकास होगा। समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। तभी देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तभी अपने देश को मजबूती बना सकते हैं। जब तक अपना समाज में मिलजुल कर रहेंगे तभी। समाज में बंटवारा हो जाता है, समाज में अलग टूट जाता है, तभी क्या हो जाता है, उसका कहते हैं कमजोरी उत्पन्न हो जाता है। इसको अच्छा से चलाना और अच्छा से चलना है तो क्या करना पड़ता है, समाज में एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। ठीक है, इसी का कहना है। तो कोई इसका श्रम विभाजन जाति प्रथा का यहीं तक लास्ट था। ठीक ना, इसका लास्ट यहीं तक था। ये जितना भी था क्वेश्चन और आंसर इसका समाप्त हो गया है। इसका ज्यादातर इसमें क्वेश्चन बैंक भी साथ में, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ना उससे कहीं पर भागेगा नहीं। आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव भरोने हुआ है ऑप्शन के साथ, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी उसी के साथ हो चुका है। ठीक ना, वो जो ऑब्जेक्टिव कराए थ्योरी के साथ उससे बाहर ऑब्जेक्टिव है नहीं, लेकिन इसके साथ जो भी ऑब्जेक्टिव है ना इसका क्वेश्चन बैंक पूछा वो ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक, और सब्जेक्टिव इस जितनों को बताएं, ये जो सब्जेक्टिव बताएं इस चैप्टर का, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं भागे। यदि इस चैप्टर से जितना सब्जेक्टिव पूछेगा इसी से रहने वाला है। ठीक है, और देखो इसमें यदि आप सभी जिसको पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप सभी को जिसको ऑनलाइन के स्टूडेंट को जिसको पीडीएफ लेना चाहते हैं ये सभी क्लास का, तो उसको डीके सर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी होगा, वहाँ पर से भी जाके ले सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में, या तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू से। कॉलिंग के थ्रू से नहीं करना है, कॉलिंग नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है कि हमको पीडीएफ लेना है, तो आप सभी को मिल जाएगा 960869 ठीक। इस नंबर पे आप सभी को यदि कॉल करेगा तो उसको पेड व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।
और आप सभी को PDF मिलते रहेगा। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के लिए। ठीक है।